Hello everyone, I welcome you back to this channel Civil Spotlight, and today we are going to discuss the topic trusses. This is lecture 4 part 1. It could be part A or B based on ये lecture within 1 hour में कितना cover होता है. So I will tell you after that. Before beginning, let me give you a brief introduction about myself. Myself Piyush Sharma, and I'm here to guide you for the competitive exam. So let's begin this lecture. सबसे पहला जो ट्रसेस में पार्ट आता है, बेसिक हम देख चुके हैं कि ट्रसेस का बेसिक मीनिंग क्या है. ट्रसेस ऐसे स्ट्रक्चरल मेंबर हैं जिनके अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्शियल कंप्रेशन या एक्शियल टेंशन होता है, या कहूँ एक्शियल सिर्फ लोड हो सकता है. तो ऐसों को हम ट्रस कहते हैं. तो आपने देखे हैं ट्रसेस जो हम बुक्स में पढ़ते हैं कुछ ऐसे बने होते हैं और डिटर्मिनेट काइंड ऑफ होते हैं. वैसे डिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट ट्रस दोनों ही हो सकते हैं. तो बेस्ड ऑन आर डिटर्मिनेसी एंड इनडिटर्मिनेसी हमने इसको डिवाइड किया है दो पार्ट में. एक है डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर या यूँ कहूँ डिटर्मिनेट ट्रस एंड स्टेबल, जो कि जब होता है जब स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी टोटल जो वो ज़ीरो हो. अगर ग्रेटर देन ज़ीरो होती है तो वो इनडिटर्मिनेट ट्रस होता है. इनडिटर्मिनेट ट्रस कैसा है? स्टेबल ट्रस है. डिटर्मिनेट ट्रस कैसा है? ट्रस स्टेबल है. और जो लेस देन ज़ीरो है वो कैसा है? वो इनस्टेबल है. इनस्टेबल है. डिटर्मिनेट है मैं मानता हूँ, बट वो इनस्टेबल है. तो लेस देन ज़ीरो को हमेशा कैसे देखना है? इनस्टेबल के फॉर्म में देखना है. तो ट्रसेस को हमने ब्रॉडली क्लासीफाई किया और उसके अकॉर्डिंग ही उसके ऊपर मेथड भी है कि डिटर्मिनेट ट्रस और इनडिटर्मिनेट ट्रस. हम कैसे ट्रसेस की यहाँ पे बात करने वाले हैं? स्टेबल की. इसलिए मैंने प्लस करके यहाँ स्टेबल लिखा हुआ है कि जितने भी ट्रस होंगे यहाँ पे जिनकी एनालिसिस होने वाली है उनको स्टेबल होना ही है, तभी वो एक स्ट्रक्चरल मेंबर कहला सकते हैं. अगर अनस्टेबल है तो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे मैकेनिज्म. ये मैं बता चुका हूँ, अच्छे से समझा चुका हूँ पहले के लेक्चरों में. तो जो डिटर्मिनेट ट्रस होता है दे आर एनालाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ two methods, that is analysis of joints and methods of sections. ये दोनों क्या है अभी हम नीचे देखेंगे विद एग्जाम्पल. बट इनडिटर्मिनेट ट्रस क्या है? इनडिटर्मिनेट ट्रस वही जिनकी टोटल इनडिटर्मिनेसी ग्रेटर देन जीरो है. इनको कैसे एनालाइज करना है? सर फोर्स मेथड से एनालाइज करना है, स्टिफनेस मेथड यानी कि डिस्प्लेसमेंट मेथड से एनालाइज करना है. तो जो मेथड के नाम है वो तो सेम ही है, फोर्स एंड स्टिफनेस. ओनली हियर वी कैन सी कि यहाँ पे ये दो मेथड्स हैं. ऑल दो हम ये यूज़ करते आए हैं, बट इस बार हम देखेंगे विद एग्जांपल तो अच्छे से हमें क्लियर हो जाएगा. तो बिफोर बिगिनिंग एंड एनालाइजिंग द डिटर्मिनेट ट्रस, आई थिंक इट इज़ बेटर टू नो सर्टेन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन्स दैट हैज़ बीन ड्रॉन. सो वो मैंने यहाँ डिस्कस करने की कोशिश की है ताकि हमारी जो क्वेश्चंस हैं उनमें आप एनालिसिस बहुत अच्छे से आराम से और ईजीएस्ट वे में आप कर सकें. तो जैसे कि मेथड ऑफ जॉइंट्स है उसको स्टार्ट करते हैं, तो उससे पहले कुछ कंक्लूजन्स हैं वो देख लें आप कि M1 M2 M3 आर मेंबर्स एज शोन. ये तीन मेंबर्स हैं, कनेक्टेड हैं ये एक पॉइंट पे, यानी कि जो नोड है यहाँ पे ये क्या है मतलब हिंज है, उससे सबकी सब कनेक्टेड हैं ट्रस के मेंबर्स. इफ़ M1 M2 आर कोलिनियर द फोर्स इन M3 विल बी ज़ीरो. देखो M1 M2 कोलिनियर है. कोलिनियर क्या होता है कि एक ही लाइन में है. अगर M1 M2 एक ही लाइन में है तो इनसे निकलने वाला कोई भी तीसरा मेंबर, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हो, किसी भी थीटा पे हो, वो यहाँ हो, इवन बहुत क्लोज चल रहा हो, उसके अंदर फोर्स क्या होगा? ज़ीरो होगा. यानी कि यहाँ जो गिवन स्ट्रक्चर है ये M1 M2 क्या है? कोलिनियर है, एक ही लाइन में है, एक ही नोड से एक ही लाइन में जा रहे हैं. तो M3 में कोई फोर्स नहीं जाएगा. M3 में फोर्स क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा. आई बात समझ में? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है. अब इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ कैसे. देखो यहाँ पे जैसे ये ट्रस है, तो यहाँ पे मैंने एक ये हाईलाइटेड पॉइंट बनाया, इसको बनाओ. अब देखो इसके अंदर जो फोर्स होगा वो यहाँ पीछे जा सकता है, बट क्या वो 90 डिग्री पर ट्रांसफ़र हो सकता है? नहीं. तो वो क्या हो गया? ज़ीरो हो गया फोर्स 90 डिग्री में. इसलिए यहाँ पे जो भी फोर्स इंड्यूस होंगे वो इन दोनों में होंगे, इसके अंदर नहीं होगा. तो उसको मेंबर में हम ज़ीरो फोर्सेस देखने को मिलेगा. तो ये एक पहला पॉइंट था. दूसरा पॉइंट है M1 M2 आर नॉन कोलिनियर एंड हैविंग ज़ीरो एक्सटर्नल फोर्स.
mark this important point and having zero external force, then M1 and M2, ये M2 है यार, M2 have zero force in member। ये मतलब बड़ा ही सिंपल लॉजिक है। देखो दिखाता हूँ, इसका मैंने नीचे एग्जांपल भी लिया हुआ है। फॉर एग्जांपल से दिस ABCD इज अ ट्रस एंड लेट अस एनालाइज दिस जॉइंट B। तो अगर मैं इस जॉइंट B को पकड़ता हूँ, छोटा सा पोर्शन बना के अब इसे एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो ये है तो नॉन कोलिनियर, B के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या? नहीं है, जीरो है। तो मैं जब B को बनाऊंगा यहाँ बोलूँगा समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जीरो, तो ये वाला फोर्स जीरो हो जाएगा। और मैं जब कहूँगा समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस जीरो, तो ये वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा। इसका मतलब इस मेंबर में और इस मेंबर में कोई फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है। इसी वजह से अगर कोलिनियर नॉन कोलिनियर पोर्शन हो और उनके ऊपर ज़ीरो फोर्स लग रहा हो और दो मेंबर हों, तो स्पेशली उनको ज़ीरो ही करना। ये जो मैंने यहाँ एग्जांपल दिया है इसका ये प्रूफ है। सो जब भी आपको दो मेंबर दिखें उसको इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तीन हों, जैसे यहाँ पे आप कहोगे पॉइंट सी, सर सी पे भी तो कोई फोर्स नहीं है, तो जो मेंबर ये है ये है ये है, इनके अंदर फोर्स ज़ीरो होना चाहिए। तो यार ऐसा नहीं है। अगर जैसे कि एक्सटर्नल फोर्स कहीं ना कहीं तो लग रहा होगा, यहाँ लग रहा होगा, कहीं ना कहीं हमने फोर्स लगा दिया, कहीं भी फोर्स लगा दिया, तो जैसे सी पे मैंने लगा दिया ये फोर्स, तो अभी भी बी के अंदर ये जो बी से ए है और बी से सी है, इसके मेंबर्स में फोर्स जीरो है। बिकॉज मैं बी जॉइंट को जैसे ही एनालाइज करूंगा मुझे मिलेगा दोनों मेंबर में जीरो फोर्सेस। इसका मतलब बी सी जीरो ए बी जीरो। तो यहाँ जो आप लोड लगा रहे हो ये किन किन दो मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? एक इस वाले मेंबर में और एक इस वाले मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि ए सी और सी डी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं और इनको हम बार बार क्वेश्चन सॉल्विंग में यूज़ करेंगे। अब बात करता हूँ एनालिसिस ऑफ जॉइंट। एनालिसिस ऑफ जॉइंट कैसे करते हैं? सिंपल, आप एक जॉइंट उठाओ, जैसे यहाँ बी था मैंने उसको अलग बनाया, ऐसे कोई भी पॉइंट है, यहाँ पे दो मेंबर का एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको उठाया, वो अपने आप में क्या है? स्टेबल है, अपने आप में स्टेबल है। तो इस मेंबर में और इस मेंबर जो यहाँ बने हैं ना छोटे से मेंबर, इनमें निकला हुआ ये फोर्स। ये जो फोर्स है इनके कंपोनेंट्स निकालने, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस जीरो, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जीरो। So this is all what I get. So only usable if joint has two unknown members. ऐसा क्यों? क्योंकि तीसरा आ जाएगा। सपोज करो कि यहाँ पे ऐसे एग्जांपल देता हूँ मैं, इफ़ आई हैव थ्री फोर्सेस इन मेंबर्स एफ सी एफ ए एफ बी एफ बी, ये देखो यहाँ पे आ गया, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया, आपके हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जीरो। चलो एफ ए एफ बी, एक इक्वेशन मिल गई। एफ, ये इन दोनों का कंपोनेंट नीचे और ये दूसरी इक्वेशन मिल गई। वेरिएबल कितने हैं? एफ ए एफ बी एफ सी, और इक्वेशन कितनी है मेरे पास? दो। अगर टू इक्वेशंस हैं, थ्री वेरिएबल्स हैं, तो आप क्या उसे सॉल्व कर पाओगे? नहीं। इसलिए मैंने कहा है कि एनालिसिस ऑफ जॉइंट कैन ओनली बी डन व्हेन यू हैव टू अननोन मेंबर्स। अगर सपोज आपको एफ सी की वैल्यू पता हो 10, तब तो अननोन्स कितने हो गए? दो ही हो गए, एंड इट इज सॉल्वेबल। तो जहाँ पे तीन या उससे ज़्यादा मेंबर्स देखें तो कोशिश करो कि उसमें नंबर ऑफ टू अननोन्स तक ला सको, यानी कि जितने मेंबर्स हैं उनकी वैल्यूज़ पता चलती जाएं, एक की दो की, तो और बचे एक दो की निकाली जा सकती है। तो इस काम को हम यूज़ करते रहेंगे एनालिसिस ऑफ मेथड्स में। अब जो वन ऑफ द वेरी यूजफुल मेथड है वो है मेथड ऑफ सेक्शन। ये क्या चीज़ है सर? ये ऐसा है कि अगर आपको मैंने जब बीम पढ़ाई थी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, मैंने कहा बेटा इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो एक्स तक ले जाके, तो आप क्या करते थे? ये लो सर, ये बन गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, आप कहीं किसी भी एक्स पे काट सकते थे। उसी तरीके से ट्रस अपने आप में एक स्टेबल स्ट्रक्चर है, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, तो आप कहीं से भी उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। बीइंग अ ट्रस, हम इसमें कई मेंबर्स जोड़े हैं, तो मैं कहीं से भी इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो रेड से मैंने एक स्पेशल लाइन खींच दी है कि मैं ये लाइन जो है इसको ले रहा हूँ, इसके अबाउट जो ये लेफ्ट वाला पोर्शन है इसको अलग देखूंगा और राइट वाला पोर्शन इसको अलग देखूंगा। देखो ये नीचे मैंने बनाया हुआ, ये देखो मैंने लेफ्ट वाला पोर्शन जो है इसको अलग कर लिया। ये जो था इसमें ये फोर्स आ गया, डी ई से मैंने रिप्रेजेंट किया, ये डी बी से, ये फोर्स इन ए बी से, इसकी हाइट एच है, इसके रिएक्शंस आर ए एच ए हुए। अब आप इसको देखो, ये अपने आप में एक स्टेबल स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो इसके अंदर भी हम लगा सकते हैं समेशन ऑफ
फोर्सेस, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 0, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस 0 एंड समेशन ऑफ मूवमेंट 0। ये बड़ा ही यूजफुल होगा आगे चल के, आप देखेंगे अगर आपको मेंबर्स में बहुत जल्दी मिनिमम से मिनिमम टाइम में रिक्वायर्ड मेंबर में फोर्स निकालना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मैंने लिया है, मुझे जानना है कि बताओ यार ये मेंबर डीई में क्या लोड है, सिर्फ डीई की बात कर रहा हूँ और किसी का नहीं जानना, तो मैं इतनी मेहनत नहीं करूंगा कि हर मेंबर का निकालूं, वो टाइम वेस्टेज है। क्योंकि एनालिसिस ऑफ जॉइंट को मैं ई को पकड़ूंगा तो इसका चाहिए, इसका चाहिए, इसका चाहिए, ये बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो मैं सी से स्टार्ट करूंगा, दो कहाँ पे हैं, ए और सी पे हैं, तो पहले आर सी निकाला जाएगा, आर ए निकाला जाएगा, एच ए निकाला जाएगा, ये सब निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर सी को पकड़ूंगा, इसको निकालूंगा, इसको निकालूंगा, फिर ई को पकड़ूंगा, ये मुझे पता है तो ये पता चलेगा बीई, फिर डीई पता चलेगा। देख रहे हो कितना लंबा प्रोसेस हो गया। मेथड ऑफ सेक्शन यही काम को आसान कर देता है। अब जैसे आपको यहाँ पे निकालना है, अब आप क्या कर सकते हो, एफ डी ई निकालना चाहते हो, आप एक काम करो, मूवमेंट एट बी जो है 0 कर दो। अब मेरी इसकी ब्यूटी है मेथड ऑफ सेक्शन की, आप कैसा भी सेक्शन काट सकते हो, आप ऐसा काट लो, ऐसा काट लो, ऐसा ऐसा, जैसा आपका मन करे, ऐसा आड़ा टेढ़ा जैसा मन करे वैसा काट लो। तो यहाँ पे जो मैंने रेड से बनाया है उसको मैंने कुछ इस तरीके से बनाया कि बी जॉइंट के बिल्कुल जस्ट पास में से, ये देखो यहाँ से ना बिल्कुल जस्ट पास में से होके गुजर रहा है, इसको इस तरीके से देखना। तो ये मैं डॉट 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 बनाता हूँ, ये आ गया। तो अभी एक बात बताओ, ये जो डी बी है और ए बी है, ये तो अपने आप ही ए पे कन्वर्स कर रहे हैं, तो इनका तो मूवमेंट हो नहीं सकता इन दोनों फोर्सेस का, तो हटा दो, भूल जाओ। सिर्फ ये डी ई मेंबर का फोर्स होगा, इसी का मूवमेंट आएगा, एफ डी ई इंटू हाइट एच, ठीक है सर, ये मूवमेंट यहाँ पे ही आ गया। अब बच्चा को जो मूवमेंट किसका है, आर ए का है, ये देखो आर ए, तो आर ए और एफ डी ई, बस दो पॉइंट बचे, दो अननोन्स बचे, मैं आर ए पता कर लूँगा तो डी ई पता चल जाएगा। तो इस तरीके से मेथड ऑफ सेक्शन में आपको सोचना है कि मैं कौन सा सेक्शन काटूँ, कहाँ से काटूँ, कि जो मेरा रिक्वायर्ड मेरे को मेंबर का फोर्स है वो सीधे निकल आए। तो इसके अंदर थोड़ा सा दिमाग लगता है, और दिमाग से ज़्यादा मैं कहूँगा अगर आप 4-5 बार जो क्वेश्चंस है 25 ईयर्स के उनको लगा लेंगे तो आपको याद ही हो जाएगा कि इस टाइप के स्ट्रक्चर में यहाँ से काटो, वहाँ से काटो। सो फिर भी मैं उन क्वेश्चंस को नीचे करूँगा आप लोगों के लिए, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो ये मेथड्स ऑफ जॉइंट और सेक्शन थे जिनकी वजह से हमें पता लग गया। इसी तरीके से यहाँ एफ डी था, तो इसका पार्ट है, ये भी एफ डी हो गया, एफ बी डी हो गया, एफ ए बी हो गया, अब ये हो गया। अब मुझे कहीं भी निकालना है तो मैं समेशन ऑफ मूवमेंट एट कहीं भी 0 कर सकता हूँ इस पोर्शन के अंदर, जैसे कि मैंने यहाँ पे करा हुआ है, समेशन ऑफ मूवमेंट एट डी 0 कर दिया है। अब डी पे 0 कर दो, देखो ये रहा डी, ये रहा, ठीक है। अब डी पे मैं 0 करता हूँ, इस वाले स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, इसकी नहीं कर रहा हूँ, इस वाले स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ जो हाईलाइटेड है। यहाँ पे डी पे 0 करो मूवमेंट को, तो ये डी बी का इफेक्ट आएगा, नहीं आएगा, सिर्फ ए बी का इफेक्ट आएगा, ये डी ई का इफेक्ट नहीं आएगा, ये डी बी का नहीं आएगा, डी ई का नहीं आएगा, सिर्फ ए बी का आएगा, ए बी इंटू दिस और आर ए इंटू दिस डिस्टेंस। देखो काम हो गया, फिर से आर इधर से एफ ए बी निकल गया। तो इस तरीके से आपको अपना सेक्शन काटना है कि आपको मेंबर फोर्स इजीली मिल जाए। तो वही बात इंपॉर्टेंटली मैंने यहाँ लिखी है कि मेथड ऑफ सेक्शन इज अप्लाइड इन सच अ वे दैट वन स्ट्रेस कैन बी इवेलुएटेड इजीली। ये कैसे होगा सर, हमें कैसे पता चलेगा? देखो आप बहुत सारे क्वेश्चन जब प्रैक्टिस कर लोगे यू विल कम टू नो कि उनमें से किस तरीके से किस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाए। ओके, तो मैंने एक यहाँ पे एग्जाम्पल देने की कोशिश की है कि आप कैसा भी सेक्शन काट सकते हो, ऐसे कोई कंपलसरी रूल नहीं है कि स्ट्रेट लाइन ही काटा जाए, क्योंकि ये डिटर्मिनेट है और अपने आप में कहीं से भी जाएगा। वहाँ पे क्या होना है, सिर्फ एक्शियल लोड्स आने। तो यहाँ पे मैंने ये रेड से बनाया हुआ है, इसको थोड़ा और हाईलाइट कर देता हूँ। तो देखो मैंने कैसा भी सेक्शन काट सकते हो यार, आप चाहो तो आप में से कोई बोल सकता है सर आई एम नॉट हैप्पी विद दिस थिंग कि मेरे को किस में निकालना है, मैं चाहता हूँ कि सेक्शन यहाँ से काट दूँ, या आप कहो कि नहीं यार ये सी डी वाले पोर्शन के अंदर से काटना चाहता हूँ सर, तो उसके अंदर से काट सकता हूँ क्या? तो मैं कहूँगा बिल्कुल, आपको जो सेक्शन काटना है, जहाँ से काटना है, जैसे कट करना है, जिस वे में कट करना है, आप कट कर सकते हैं। तो चलो एक क्वेश्चन भी मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ, इन जनरल क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं। देखो यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया, कट कर दिया, तो इसका ये वाला पोर्शन यहाँ बनाता हूँ मैं। यहाँ बनाऊँगा तो देखो इस मेंबर में एफ बी सी है, इस मेंबर में एफ एफ सी है, इस मेंबर में एफ एफ जी है। ये क्या है, फोर्सेस। यहाँ रिएक्शन आर ए एच ए, तो मूवमेंट एट सी क्या होना चाहिए, 0। जस्ट ये देखो मूवमेंट सी डॉट 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 बनाओ, मूवमेंट एट सी क्या होना चाहिए, 0।
ऐसे तो मूवमेंट एट इस पॉइंट भी जीरो होगा, ए पे भी जीरो होगा, मैं सी पे जानबूझ के जीरो कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये दो मेंबर फोर्सेज हैं, ये जीरो हो जाएंगी। मेरे पास सिर्फ एफ एफ जी की फॉर्म में बचेगी सोचने के लिए कि एफ एफ जी चाहिए, तो एफ एफ जी इंटू दिस हाइट एंड दिस आर ए इंटू दिस थिंग और एच ए इंटू दिस हाइट, तो आर ए एच ए निकाल लूंगा पूरे स्ट्रक्चर की वजह से और मेरे को मेंबर फोर्स मिल जाएगा एफ जी में। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे डायरेक्टली वो मेंबर पूछेंगे कि हमें जी में वो बता दो या ए बी में बता दो या बी सी में बता दो, तो उस केस में ये मेथड ऑफ सेक्शंस जो है बड़ा यूजफुल हो जाता है। अब बात करते हैं कि बच्चे अक्सर मैंने देखा है कंफ्यूज हो जाते हैं कि नोड पे से मेंबर पे जब लोड ट्रांसफ़र करते हैं तो वो समझ नहीं पाते हैं कि वो टेंशन है क्या है। तो मैंने स्पेशली एक छोटा सा ये नोट बना के लिखा है, आप इसे ज़रूर अच्छे से लिख लेना, इसके बाद कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। जैसे आप एक नोड को एनालाइज करते हो, जैसे मैंने कहा था नोड का छोटा सा पोर्शन को अपने साथ रखा करो और इसमें हम फोर्स मानते हैं टेंशन, टेंशन को हम क्या मान के चलते हैं? पॉजिटिव, कंप्रेशन को नेगेटिव, यही चल रही है बहुत टाइम से, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से ही चल रहा है। तो टेंशन को मैंने पॉजिटिव माना है, तो इस केस में पॉजिटिव। अब मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, तो ये इतना सा पोर्शन है, इस पोर्शन का कंटिन्यू इधर होगा। अब ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो इस पे टेंशन है तो यहाँ पे भी तो टेंशन ही होगा। यानी कि जो नोड पे टेंशन आ गया, यानी कि नोड में जो पॉजिटिव आ गया, वो समझ लेना मेंबर के अंदर भी टेंसाइल है। ओके, तो ये बात ही समझाने के लिए मैंने ये छोटा सा फ्री बॉडी डायग्राम बनाया हुआ है। सो टेंसाइल इन जॉइंट लीड्स टू टेंशन इन मेंबर। अगर टेंसाइल लोड निकल के आया है जॉइंट पे, नोड पे, तो टेंशन ही आपको मेंबर में मिलेगा। चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं आपके लिए ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यहाँ ला के रख दूंगा। तो जो ये ट्रसेस चैप्टर है, इसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चन है ना, वो कुछ इस टाइप के होने वाले हैं कि आपको एक ट्रस देंगे और पूछ लेंगे जैसे कि फोर्स इन मेंबर डी, हियर दे आर टॉकिंग अबाउट डी ई मेंबर, बता दो डी ई में क्या, और किसी का नहीं निकालना है, डी ई का निकालना है। तो हमें अप्रोच करना है फास्टेस्ट मेथड, वे ऑफ डूइंग इट। दैट्स वाई मैंने वो जो ऊपर 4 कंसेप्ट हैं वो यूज़ किए हैं बिफोर एंटरिंग इनटू द क्वेश्चन, सो दैट आई कैन यूज दोज कंसेप्ट्स डायरेक्टली ओवर हियर। और ज़्यादातर क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। मोर देन अबाउट 60% ऑफ द क्वेश्चन इन गेट, ESE and SSC JE are based on this kind of concept जो यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सो ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की वजह से ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं होंगे। सो आपको क्या करना, क्या एक बार जब मैं यहाँ सारे टाइप के करा दूंगा तो आप क्वेश्चन करेंगे ना, इतने सारे क्वेश्चन है कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। और जैसा कि हमारा काम है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि यहाँ पे जो क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे ट्रिक बेस्ड, कंसेप्चुअल बेस्ड, जिनसे कोई लर्निंग है, जिनकी कोई एप्लीकेशन है, जो मुझे लगता है आप नहीं सॉल्व कर सकते हैं, वो ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एंड दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम 25 ईयर्स ऑफ गेट, ESE एंड SSC JE। चलो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते। फोर्स चाहिए इन मेंबर DE, DE मेंबर में फोर्स आ गया, ये लगाया हुआ 100 किलो न्यूटन का। अब देखो मैंने आपको बताया था अगर दो पोर्शन कोलिनियर होते हैं तो उसके निकलने वाला थर्ड मेंबर जीरो होता है। अब आप DE में देख रहे हो तो आप एक D जॉइंट भी देख सकते हो और E जॉइंट भी देख सकते हो। मुझे डायरेक्टली E जॉइंट दिख रहा है, E जॉइंट देखो, E जॉइंट पे ये जो है कोलिनियर हो गए, कोलिनियर हो गए, तो इस मेंबर और इस मेंबर में फोर्स तो पक्के हैं। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे ये जब रिएक्शन आएगा RB, ये ऐसा आएगा, ठीक है। अब ये जो फोर्स निकाल रहे हो आप नोड पे, ऐसे और ऐसे निकालोगे, इसका एक कंपोनेंट यहाँ आ गया वर्टिकल में, वो RB के बराबर हो गया। इसका मतलब फोर्स इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट EB के बराबर होगा, मतलब कि इसमें भी एक फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अगर इसमें फोर्स है तो वो फोर्स किस में ट्रांसफर हो जाएगा? AE में ट्रांसफर हो जाएगा। ED क्योंकि इसके परपेंडिकुलर है, कोई फोर्स नहीं जाएगा। तो ये कौन सा वाला कंसेप्ट हो गया जो सबसे पहले मैंने बताया था कि भाई कोलिनियर कंसेप्ट हो गया था। ED में क्या ऐसा फोर्स आ गया? जीरो। इसका आंसर क्या है? B। आई बात समझ में कि कैसे हो ऊपर वाली कंसेप्ट को लगाना है। एक मैंने आप लोगों के लिए एक अच्छा क्वेश्चन चूज किया गेट से, हो सकता है आप लोगों को थोड़ा ये टिपिकल लगे, बट ये इतना टिपिकल नहीं है। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो लोड है वो एक पर्टिकुलर जॉइंट पे दिया है। देखो जैसे P और Q दिए हुए हैं, ये रहा Q, ये रहा P, और इसमें पूछा है नंबर ऑफ जीरो मेंबर फोर्सेस इन फिगर। तो
अब हम बेसिक कंसेप्ट से लगाएंगे, हमें वैल्यू नहीं निकालनी है, बस हमें आइडिया लगाते चलना है कि जीरो कहाँ होगा, कैसे होगा। अच्छा, एक चीज़ तो क्लियर होगी आपको कि यहाँ पे ये जो भी है यहाँ पे इन्होंने दिया नहीं, मैं इसको बी कह देता हूँ, इसको आर ए कह देता हूँ, और ये एच ए आएगा। देखो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जीरो करोगे तो एच ए तो जीरो हो गया, तो भूल जाओ, सिर्फ एक आर ए बचना है और एक आर बी बचना है। सबसे कम मेंबर्स कहाँ पे, सब जॉइंटों पे देखो 3 4 3 4 बने हुए हैं। मैं सबसे पहले दो वाले पकड़ता हूँ यार, दो वाले पकड़ के देखने में आसानी होती है, इसलिए सबसे पहला काम ये करो, दो वाला जो पॉइंट है उसको पकड़ लो। यहाँ पे ये है और ये है। अब इसको देखो, ये बी और ये ए। इधर सिर्फ रिएक्शन वर्टिकल होना है, ये हम समझ चुके हैं। तो इसका से कोई फोर्स एग्जिस्ट करेगा तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस वाले के बराबर हो जाएगा। देखो ये जो ऊपर वाला है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये नीचे वाले लाइन के बराबर हो जाएगा, और इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट आर बी के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल आर बी एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पी और क्यू लग रहे हैं, वो जीरो नहीं है, इसका मतलब आर बी एग्जिस्ट कर रहा है। उसी तरीके से जो रिएक्शन एट ए है उससे हमें पता लग रहा है यहाँ पे भी फोर्स है, यहाँ पे भी फोर्स है, यहाँ पे भी फोर्स है, और यहाँ पे भी फोर्स है। तो मैं काम करता हूँ, जहाँ जहाँ फोर्स है वहाँ टिक लगा दूंगा, जहाँ जहाँ मेरे को जीरो मिलेंगे वहाँ मैं जीरो बना दूंगा मेंबर में। ओके, तो मेरे को मिल गया यहाँ फोर्स, यहाँ पर भी फोर्स, यहाँ पर भी फोर्स, और यहाँ पर भी फोर्स। ओके, अब देखो इस पॉइंट पे आओ, इस पॉइंट पे ये फोर्स अगर है तो वो कोलिनियर होने की वजह से यहाँ चला जाएगा। बिल्कुल सर, तो ये वाला पॉइंट कैसा हो गया, ये वो नॉन कोलिनियर वाला पोर्शन और उससे निकलने वाली ब्रांच का मेंबर का क्या होना चाहिए, जीरो। ये देखो जीरो हो गया। सिमिलरली यहाँ फोर्स था तो यहाँ चला गया, तो इससे परपेंडिकुलर वाले मेंबर में क्या आ गया, जीरो फोर्स। हुआ कि नहीं इजी। अब इधर आओ, इधर फोर्स है, इसका कोलिनियर मेंबर कौन सा है, ये है। इसी तरीके से ये फोर्स है, इसका कोलिनियर मेंबर कौन सा है, ये है। तो इसके जो एक और मेंबर निकलना है उसमें क्या होना चाहिए, जीरो। सेम कंसेप्ट से यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब आओ यहाँ पे फोर्स है, ये जीरो है, ये दोनों क्या है, नॉन कोलिनियर है, ये दोनों नॉन कोलिनियर है, तो कोलिनियर वाले में तो फोर्स पहुंचा दिया। जो नॉन कोलिनियर बचेंगे उसमें क्या हो जाएगा, जीरो। इसी तरीके से ये भी नॉन कोलिनियर है, जीरो। आ रही है बात समझ में, कैसे जीरो हो गया। यहाँ पे Q गिवन था, यहाँ पे Q गिवन है, इसलिए ये देखो यहाँ पे Q आ गया है नोड पे, तो इस वजह से ये वाला जो है, यानी कि रुको मैं इसको एक बार टेम्परेरी में कन्वर्ट करूँ, हाँ, तो ये Q वाला जो है ना यहाँ पे, इसकी वजह से यहाँ पे नोड पे जीरो नहीं है। ये यहाँ पे जो फोर्स लगा हुआ है ना, इसका एक कंपोनेंट वर्टिकल आएगा, वो Q के बराबर हो जाएगा। इसलिए मैं इस मेंबर को जब Q से देखूंगा ना, इसको तो मैंने यहाँ से देखा, ये मेंबर में जीरो कैसे पता चला, यहाँ से देखने में पता चला। जब मैं Q से देखूंगा तो ये मेंबर जीरो नहीं है, भले ही से नॉन कोलिनियर फोर्स वाली बात को जस्टिफाई कर रहा है, बट उस केस में हमने देखा था नोड पे कोई लोड नहीं था, कोई एक्सटर्नल लोड नहीं था। यहाँ एक्सटर्नल लोड है, तो इस मेंबर में जीरो नहीं हो सकता है, यहाँ जीरो नहीं होगा, यहाँ जीरो नहीं होगा। इसको मार्क कर देता हूँ टिक से कि इन दोनों में जीरो नहीं होने वाला। इसी तरीके से P है, P की वजह से जो इसके ये वाले हैं ये दोनों, इनमें नहीं होगा, और इसके साथ लगे वाले में नहीं होगा। बट यहाँ पे तो कोई लोड नहीं है, यहाँ पे लोड नहीं है, तो इसके अंदर लगने वाले बाकी नॉन कोलिनियर पार्ट में तो जीरो हो सकता है। यही हुई है बात, ठीक है सर। यहाँ पे नॉन को, यहाँ पे फोर्स आ गया, इधर भी फोर्स आ गया, इधर फोर्स है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ये जो परपेंडिकुलर वाला है, जीरो, क्योंकि इस नोड पे कोई एक्सटर्नल लोड नहीं है। तो यहाँ जीरो 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 जीरो, ये जीरो, ये भी जीरो। अब देखो सारे में बाहर वाले मेंबर्स में क्या मिल गया, फोर्स। अब वापस से देखो, ध्यान से देखना, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है यहाँ पे, ये वापस से एक्सटर्नल फोर्स से फ्री है, यानी कि एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो है। तो इससे निकलने वाले मेंबर में जो मेन मेंबर है उसके अंदर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। कैसे, वो यहाँ से देखो, नीचे से आप देखोगे यहाँ है, तो यहाँ पे भी एक फोर्स है। अब इन दोनों में अगर फोर्स है तो इससे परपेंडिकुलर वाले में फोर्स हो सकता है, नहीं, तो उसको क्या कर दो, जीरो। यहाँ में फोर्स है तो इस मेंबर में भी फोर्स है, इस मेंबर में भी फोर्स होगा, ये कोलिनियर वाला सिस्टम से इससे फोर्स हो गया। ओके, तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होके भी
यहाँ पे जो है नॉन कोलिनियर वाले पोर्शन में 0 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल लोड P लग गया। उसी तरीके से यहाँ एक्सटर्नल लोड Q लग गया। तो अब गिन लेते हैं हम, हमारे पास कितने हुए, हमारे पास हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आपको एनालाइज करना है, पता रखना है कि किस तरीके से इसमें देखा जाए। इसलिए आप मेथड ऑफ जॉइंट्स और जो मैंने आपको सिखाया नॉन कोलिनियर कोलिनियर, उसको बार बार यूज़ करते रहो, उसी से आपके क्वेश्चन बहुत तेज़ी से सॉल्व होंगे। अब देखो एक और क्वेश्चन, अब इस टाइप का क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फोर्स इन मेंबर ए बी सी। अब देखो सब मैंने निकलवाया, इसने पूछ लिया ए बी और सी, अब ऑप्शंस दे दिए। अब मैं देखता हूँ कि भाई फोर्स कहाँ लग रहा है, ये वाले नोड पे लग रहा है, ये वाला नोड है ना, इस पर फोर्स लग रहा है, तो इसका मतलब इसमें भी फोर्स जाएगा, इसमें भी फोर्स जाएगा, इसमें भी फोर्स जाएगा, फोर्स 0 नहीं होने वाला है। इन तीनों में तो पता लग गया है। ठीक है सर, एक चीज़ तो देखते ही दिख रही है, ठीक है ना। अब आप यहाँ आओ, इस वाले पोर्शन में सिर्फ ये रोलर सपोर्ट है, अपवर्ड, इधर भी अपवर्ड। इधर देखो, अभी इस जॉइंट को एनालाइज करो, यहाँ ये रिएक्शन आ रहा है। अब आप एक बात बताओ, ये रिएक्शन आर सिर्फ यहीं तो जा सकती है, यानी कि बी पार्ट में तो जा सकती है, सी तो इसके परपेंडिकुलर है, तो सी में कुछ कंपोनेंट बना सकते हो परपेंडिकुलर फोर्स का, नहीं सर, सी में क्या हो जाएगा 0। आई बात समझ में। तो देखो वही मैंने किया है यहाँ पे, सी में हो गया 0 और ये परपेंडिकुलर है तो बी में फोर्स चला गया और पी की वजह से कोई ना कोई फोर्स ए में आ गया। ये बात अब मुझे क्लियर हो गई, आइडिया तो लग गया है। अब उसने मेरे से वैल्यू पूछी है, पी है क्या है, तो मैंने आपको कहा था भाई इस तरीके से काटो चीज़ों को कि आपको मेथड ऑफ सेक्शन अपने बेनिफिट में दिखे। तो यहाँ पे मैं एक मेथड ऑफ सेक्शन का लाइन बना रहा हूँ इस तरीके से, और जो पोर्शन है उसको एनालाइज करूँगा। एनालाइज करने से पहले मेरे को रिएक्शंस चाहिए होंगे, क्योंकि ये जब भी मैं लेफ्ट पोर्शन लूँगा या राइट पोर्शन लूँगा तो उसके अंदर मेंबर फोर्सेस के साथ साथ मुझे आर ए और एच ए के साथ भी यूज़ करना पड़ेगा। तो पहले एक काम करता हूँ, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 0 करता हूँ, तो एच ए क्या हो गया 0 हो गया सर, ठीक है। समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस 0, तो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल्स टू पी हो गया सर। समेशन ऑफ मूवमेंट एट बी 0 कर दिया, बी 0 करूँगा तो आर ए इंटू 2L, ये लेंथ 2L गिवन है, माइनस पी इंटू एल, पी इंटू एल कहाँ से आ गया, ये देखो ये पी और ये लेंथ एल गिवन थी, माइनस का पी एल कर दिया, आर ए की वैल्यू निकल आई p/2, आर ए की वैल्यू p/2, तो आर सी जो भी है वो हो गया p/2, आर सी सॉरी ये आर बी माना है ना, आर बी इज p/2, दिस इज ऑल्सो p/2। तो सी हमने सीधे जॉइंट बी को एनालाइज करके आइडिया तो लगा ही लिया, ये तो 0 है, ये और ये आपस में बराबर, b इज इक्वल्स टू माइनस आर बी, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या हो गई मैग्नीट्यूड वाइज p/2 हो गई। अब ऑल्दो मैं वापस से इस पॉइंट को एनालाइज कर सकता हूँ और यहाँ जा सकता हूँ, इस तरीके से जा सकता हूँ, बट मेरा फेवरेट जो है मेथड ऑफ सेक्शंस है और मैं उससे आपकी प्रैक्टिस भी करवाना चाहता हूँ, आपसे उसको अंडरस्टूड भी कराना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे मेथड ऑफ सेक्शन की लाइन लगा रहा हूँ। तो मैंने जानबूझ के एक ऐसी लाइन लगाई है जो बीच में से जा रही है, यहाँ से कट हो रहा है, यहाँ से कट हो रहा है और एक यहाँ से कट हो रहा है। अब देखो ऐसा करने का फ़ायदा क्या है, इसके लिए आप मेन में आओ। जब मैंने कट किया तो मेरी प्रॉब्लम है, मेरे को ये ए चाहिए, मेरे को बी मिल गया, सी मिल गया, ए चाहिए, ए चाहिए, तो मैंने यहाँ से कट मारा, ये एक मेंबर फोर्स बनाऊंगा, एक मेंबर फोर्स ये बनाऊंगा, ठीक है, और एक आर ए बनाऊंगा। देखते हैं हम कहाँ पे इसको मूवमेंट को 0 करते हैं। अगर मैं इस पूरे सिस्टम का मूवमेंट ए पे 0 कर दूं तो देखो, तो एफ डी सी जो है इसका तो कोई मूवमेंट आएगा नहीं, एफ ए ई है इसका मूवमेंट नहीं आएगा, सिर्फ डी ई का मूवमेंट आएगा और पी का मूवमेंट आएगा। देखा, एक ही इक्वेशन में सीधे मेरे को वो मिल जाएगी। तो समेशन ऑफ मूवमेंट एट ए 0 पी इंटू एल एफ डी ई इंटू एल, एफ डी इज माइनस पी, तो p/2 p/2 0, दैट इज द आंसर। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करनी है चीज़ें। मेथड ऑफ सेक्शन बहुत यूज़फुल है, बच्चे से यूज़ नहीं करते अननेसेसरीली, सोचते कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, कहाँ से कट करें कैसे कट करें। 1-2 बार 5-6 बार आप क्वेश्चन करेंगे रिपीटेटिवली,
तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक दो बार इसलिए बोला कि एक ही क्वेश्चन को कम से कम एक दो बार तो आपको करना चाहिए, और 5-6 बार इसलिए बोला कि 5-6 जो है टाइप के क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि लाइन कैसे काटी जाए, कैसे ली जाए, कि आपको अपने तरीके से ही वो हो जाए, वो प्रैक्टिस से ही होता है। एक अब और क्वेश्चन लेते हैं। अ 2D ट्रस इज शोन बिलो विद लोड्स। ये रहे वो लोड्स, ठीक है। फाइंड फोर्सेस इन मेंबर आर एस एंड रिपोर्ट पॉजिटिव फॉर टेंसाइल एंड नेगेटिव फॉर कंप्रेशन। ओके, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे 15 किलो न्यूटन का लोड एक तो एस पॉइंट पे लगा हुआ है, और एक ये 15 किलो न्यूटन का लोड यू पॉइंट पे लगा हुआ है। यहाँ पे ये टी है, इसके नीचे एक पिन जॉइंट है, इधर भी एक पिन जॉइंट है, बस ये 2 पिन जॉइंटेड सपोर्ट है, बाकी ये 4 मीटर वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। सो हमें निकालना है आर एस। आर एस कहाँ है भाई? आर एस ये रहा। इसको पता करना है कि इसमें क्या लोड होगा मेंबर में, ठीक है। देखते हैं। सबसे पहला वही, मैंने एक ऐसे जॉइंट को पकड़ा है यार जहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स 0 है और 2 मेंबर जा रहे हैं, सीधा सीधा वही हिसाब, ये दोनों तो पक्का 0 है सर, ठीक है। 0 कर दिया यार मैंने, 0 लिख भी दिए। अब दूसरा काम करते हैं, जो जो मतलब इजीली दिखता है ना उसको वहीं के वहीं लिख दिया कर। तो मैं सबसे इजीली मैंने आपको बताई है, तो ये चीज़ें आपको पता ही होंगी। अभी मैं देखो हाई फाई नहीं जाऊँगा, अभी मैं बिल्कुल वही अक्ल लड़ाऊंगा जो आपको बताई गई है। जैसे एक्सटर्नल फोर्सेस क्या है, हॉरिजॉन्टल फोर्स हो गया पी पे, वर्टिकल रिएक्शन हो गया पी पे और टी पे, और हॉरिजॉन्टल फोर्स। आप एक काम करो, पहले ये एक्सटर्नल मूवमेंट्स निकाल लो, ये बाद में काम आते ही रहते हैं, क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है आर एस की, तो कहीं ना कहीं यूज़ हो जाएंगे मेथड ऑफ सेक्शन वगैरह लगाने में। चलो करते हैं। एक काम करो, समेशन ऑफ जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उसको 0 करो। अच्छा, सबसे पहले सबसे बेसिक पार्ट पकड़ते हैं, सॉरी जो मैं कह रहा था उससे छोड़ो। वो ये जो P है, एट P पॉइंट पे देखो, P पॉइंट पे देखोगे तो सिर्फ एक वर्टिकल मेंबर जा रहा है, और आपने यहाँ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस लगाया। अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस लगाओगे, यहाँ कोई मेंबर ही नहीं है, तो उसको लेने वाला ही कोई नहीं हुआ। अगर उसको कोई लेने वाला ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब जो हॉरिजॉन्टल फोर्स जो होगा P पे, वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ये वो छोटा कंसेप्ट है जो मैंने आपको समझाया था ऊपर, उसी चीज़ को यूज़ किया। तो एक बार मुझे पता चल गया कि हॉरिजॉन्टल फोर्स जो P पॉइंट पे है वो 0 है। अब आपके पास क्या बचे? सिर्फ RP। इसको मैं काट देता हूँ थोड़ा सा आप लोगों के लिए, ये लीजिए। सो RP RT HT। अब एक काम करते हैं, समेशन ऑफ मूवमेंट एट T 0 कर दूँ तो RP निकल जाएगा। तो समेशन ऑफ मूवमेंट एट T 0 कर दिया, RP इंटू इट एंड दिस थिंग, एक्सटर्नल मूवमेंट लगाया, तो मेरे को अगेन RP क्या मिल के आया इस इक्वेशन से? 0। तो इसका मतलब ये है कि ये मेंबर में ना हॉरिजॉन्टल फोर्स है ना वर्टिकल फोर्स है। अगर वर्टिकल फोर्स भी नहीं है, तो ये जो PV जो मेंबर है, इसमें क्या फोर्स आ गए? 0 फोर्स आ गए सर। देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो समझ में आ रहा है। ये V जॉइंट से P जॉइंट तक कोई लोड ही नहीं होगा, क्योंकि इसमें रिएक्शंस क्या है? 0 आ रही हैं। ओके, अब आगे देखो, ये भी 0 हो गया। ओके सर, तो हमने कोलिनियर वाले सिस्टम से पढ़ा ही था। अरे भाई ये दो पॉइंट 0 हैं, तो समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 करूंगा इस V को लेके, तो ये वाला 0 तो ये वाला भी 0, और ये वर्टिकल 0 है तो इसके ऊपर वाला भी 0 हो जाएगा। इतना करते ही हमें समझ में आने लग गई चीज़। अब जॉइंट जो है आर को उठा लो, जॉइंट जो है आर को उठा लो, यहाँ पे मैंने जैसे उठाया हुआ है। अब ये दो पोर्शन का मुझे पता चल गया कि ये भाई 0 है, ये भाई 0 है, तो बचे मेरे पास कितने मेंबर? 2। तो मैंने कहा था जब भी किसी जॉइंट को एनालाइज करो, वहाँ पे सिर्फ 2 मेंबर अननोन हो, तो हमारे लिए आसान हो जाता है उसे सॉल्व करना। तो मैंने लगा दिया FRU cos थीटा, थीटा ये रहा, ठीक है, नीचे 0। FRU क्या हो गया? 0। FRU कौन सा? ये देखो, ये इंक्लाइंड वाला भी 0 आ गया। लो भाई, इंक्लाइंड वाला भी 0 कर दिया। इंक्लाइंड वाला 0 है तो ये अकेला क्या करेगा? ऊपर RS, ये भी क्या आ गया? 0 आ गया। तो हमें RS में ही तो फोर्स निकालना था यार, क्वेश्चन तो यही था। तो RS की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। हैंस आंसर इज 0। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम एक क्वेश्चन को अप्रोच बना के सॉल्व कर सकते हैं।
कई आप में से मेथड ऑफ सेक्शंस भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। इंटेलिजेंटली एक ऐसा सेक्शन काटना जिसमें सिर्फ आर एस को एक दो जगह पे मूवमेंट लगाओ तो ज़ीरो हो जाए, तो वो भी तरीका सही है, उससे भी हम कर सकते हैं। तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मेरे को ईजी लगा। अगर आप एक बार सीख जाएंगे, आप थोड़े यूज टू हो जाएंगे कैसे देखते हैं, तो उसके बाद आपको ऐसे मेथड्स बहुत ईजी लगेंगे। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसमें स्ट्रेन एनर्जी पूछ लेते हैं। वैसे देखा जाए तो और इनडायरेक्टली वो यही बोल रहे हैं कि आप किसी एक पर्टिकुलर मेंबर में लोड निकाल दो। देखो, फॉर द ट्रस अप्लाइड लोड शोन बिलो 10 किलो न्यूटन, 5 किलो न्यूटन, स्ट्रेन एनर्जी इन एक्स वाई इज डैश किलो न्यूटन, दिस इज एक्स वाई। अंदर स्ट्रेन एनर्जी निकालने किलो न्यूटन मीटर में, ए की वैल्यू दे दी है, ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ई इज इलास्टिक कांस्टेंट। ओके, सो दिस इज अ न्यूमेरिकल काइंड ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन गेट। ठीक है, एक्स वाई में मेरे से पूछा गया है स्ट्रेन एनर्जी इज हाफ पी इंटू डेल्टा, या यूँ कहूँ पी स्क्वायर एल बाई 2 ए की वैल्यू गिवन है, एल की वैल्यू गिवन है, बस पी निकालना है, यानी कि पी इन एक्स वाई निकालने से मुझे मतलब होना चाहिए। चलो फिर स्टार्ट करते हैं इसमें, और क्या कर सकते हैं। अब देखो ये वाला जॉइंट है, इससे तो जीरो जीरो होने से रहे, आपको जितने जीरो दिखे ना स्ट्रक्चर में सबसे इजीली उनको बना लिया करो। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर में जीरो दिख रहा है क्या? नहीं सर, क्योंकि यहाँ पे फोर्स आ गया, इसमें फोर्स है तो इसमें भी फोर्स रहेगा, इधर फोर्स है तो इधर जाएगा, इसमें जीरो हो जाएगा। सर आ रही बात समझ में? ये चीज़ तो मुझे अच्छे से दिख गई, ये इसमें फोर्स, इसमें फोर्स, इसमें जीरो। बाकी नीचे फिर मेरे को एनालाइज करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो इस टाइप के बड़े क्वेश्चंस और कॉम्प्लिकेटेड में मैं कहूँगा यार अपन एक काम करते हैं, मेथड ऑफ सेक्शन लगाते हैं। तो देखो मैंने क्या किया, तो जहाँ जहाँ जीरो दिखता है ना, पहले उन मेंबर्स को तो एटलीस्ट जीरो लिख ही लिया करो आप। तो यहाँ पे मैंने जीरो लिख लिया है और सेक्शन बनाता हूँ। मैंने बड़ी इंटेलिजेंटली ये कहूँगा कि कैसे आप सेक्शन को काट सकते हो वो दिखाता हूँ नीचे। मैंने यहाँ पे कि इस तरीके का सेक्शन काटा हुआ है, ये देखिए। अब ये देखो, ओके, अब कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? देखो हमें एक्स वाई निकालना है, हमें एक्स वाई निकालना है इस पूरे पर्टिकुलर सिस्टम के लिए। एंड जब मैं यहाँ देखूँगा, ये देखो यहाँ आ जाएगा, तो मैं समेशन ऑफ मूवमेंट एक दो पॉइंट पे लगा के एक्स वाई की वैल्यू निकालूंगा। उससे पहले मेरे को एक्सटर्नल लोड्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने यहाँ पे इनको निकालने के लिए करना है समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जीरो। तो ये जो एच ए है ये डायरेक्टली किसके बराबर हो गया? 10 के बराबर हो गया, एच ए और 10 बराबर हो गए। तो ये देखो ये आ गया एच ए इज इक्वल्स टू 10। वर्टिकल फोर्सेस जीरो, तो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल्स टू 5 किलो न्यूटन कर दिया सर। और समेशन ऑफ मूवमेंट जीरो कहाँ ले लिया? बी पे मूवमेंट जीरो कर दिया। तो आर ए इंटू दिस डिस्टेंस और 10 और 5 का इफेक्ट देख लिया, उनमें से सिर्फ 10 का मिलेगा। एंड आई कैन नो नाउ आर ए की रिएक्शन वैल्यू निकल के -30, एंड बाई दिस इक्वेशन आई कैन नो द आर बी नाउ, आर बी इज +35। ठीक है सर, एक्सटर्नल मूवमेंट्स आ गए। अब मुझको तो एक्स वाई निकालने से मतलब है। तो मैंने देखो ये काटा था अलग से, तो मेरे पास कितने कितने मेंबर फोर्सेस आ जाएंगे? मेरे पास आ गया सर एक्स सी, एक्स वाई और बी वाई, ठीक है, और साथ में एक्सटर्नल फोर्सेस है आर ए, आर बी, एच ए। ओके, मैं काम करता हूँ समीशन ऑफ मूवमेंट एट वाई, जस्ट वाई पे जा रहे हैं ना, जस्ट वाई, इस पे जीरो कर दो। अगर मैं y को जीरो करने जाऊंगा तो सर ये आर बी का इफेक्ट भी गया, बी वाई का इफेक्ट गया, एक्स वाई का इफेक्ट गया, बचा किसका? एक्स सी का इफेक्ट और आर ए का इफेक्ट एंड एच ए का इफेक्ट। ये दोनों तो मुझे पता है, तो मुझे एक्स सी पता चल जाएगा, तो एफ एक्स सी इंटू 3 एंड दिस थिंग आर ए इंटू 3 एंड एच ए इंटू 3 मीटर, मुझे मिल गया एफ एक्स सी 20 किलो न्यूटन। ठीक है सर, आपने एफ एक्स सी निकाला, अपन को तो निकालना था एफ एक्स वाई। सर मैं कहूँगा बिल्कुल यार। अब देखो क्यों, क्योंकि अगर मैं मूवमेंट एट बी यहाँ पे जीरो करता हूँ तो एफ एक्स वाई इंटू दिस 3 आता, आर ए मुझे पता था, एफ एक्स सी ज़रूर आता, तो मैं चाह रहा था कि एफ एक्स सी भी मुझे पता चल जाए, इसीलिए मैंने इस तरीके से मूवमेंट एट जो भी था वो पॉइंट वाई
उस पर 0 कर दिया और fx पता कर लिया। अब देखो मोमेंट एट b 0 करता हूँ तो fx इंटू 3 प्लस fxy इंटू 3 ra इंटू 3 सॉल्व कर सकता हूँ अब तो मैं, क्योंकि मेरे को fx की वैल्यू पता है 20 है, इसकी वैल्यू निकल जाएगी, ra की वैल्यू -30 मैंने निकाल ही ली है, सॉल्व कर दिया। fxy की वैल्यू हो गई 10। अब स्ट्रेन एनर्जी निकालने में क्या है, 10 का स्क्वायर डिवाइड दिस थिंग लीड्स टू 10 किलो न्यूटन मीटर। तो ये मेथड ऑफ सेक्शन का क्वेश्चन है, इट्स नॉट द क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेन एनर्जी। तो स्ट्रेन एनर्जी भी वो आपसे एक मेंबर की पूछ सकते हैं, बिकॉज एक बार किसी भी पॉइंट का लोड निकलवा ले उससे वो आपसे एक्सटेंशन भी निकलवा सकते हैं, बोल सकते हैं अच्छा इसमें 10 किलो न्यूटन था, बताना जरा इसकी डेल्टा एल क्या हुई, तो आप कहेंगे पी एल बाई के कंसेप्ट से भाई इतनी इलांगेशन हो गई। ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हो। ये ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में मेरा वो था पार्ट जिसमें मैं आपको बता सकता हूँ कि मेथड ऑफ सेक्शन, जॉइंट एनालिसिस कैसे की जाती है। अब आपका काम क्या है, 25 ईयर्स ऑफ गेट निकालना और ईएसई निकालना सबसे पहले, और एंड में निकालना एसएससी जेई। एसएससी जेई कब, जब आप ये गेट और ईएसई लगा लो। इसमें इतने क्वेश्चन हैं, मोर देन 60% क्वेश्चन सिंपली मेंबर फोर्सेस पे, किस मेंबर में कितनी फोर्स है, किस मेंबर में कितनी फोर्स है। ये तो हो गए ऑल टाइप्स ऑफ फोर्स निकालने वाले क्वेश्चन। अब एक काम करते हैं, वैसे 40 मिनट्स का ऑलरेडी हो चुका है, सो लेट्स स्टॉप हेयर। और जो ये डिफ्लेक्शन ऑफ ट्रस है, आगे लैक ऑफ फिट है, इसको हम पार्ट बी में करते हैं। So this is part A of this lecture. Before you leave, please subscribe this channel and share it with your friends. If you have any query, please share it in the comment section below. Thank you very much. God bless you all. Bye bye. Take care. Keep revising.